हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट जो री एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर फर्स्ट का यूनिट 9 हमने ये थ्योरी क्लासेस यहाँ पर पढ़ ली हैं। और ये थ्योरी क्लासेस ही क्यों, हमने इस 10 तो नहीं, लेकिन हमने मतलब 4-5 यूनिट हैं जिनको अच्छे से पढ़ लिया है, जिनके एमसीक्यू बेस्ड और थ्योरी क्लासेस देखी थी। पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लेना और अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाकी आज हमारा यूनिट 9 की हमने थ्योरी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश की है। बाकी यहाँ पर हम उसी से संबंधित आज लेकर के आई हैं एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। बस उससे पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और जितना हो सके, जितना आप मेरी हेल्प कर सको उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके जो मतलब फ्री पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस तरह की मतलब बहुत अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री नहीं मिल पाता। तो उन तक ये क्लासेस पहुंच सकें मेरी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। कर भला तो हो भला। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम संबंधी खतरा होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, छांटना है कि कौन सा है जो मौसम संबंधी खतरा होता है। क्या हिमानी बर्फ़ गिरना, या तटीय कटाव, तटीय कटाव आप जानते हैं, है ना, और या भूस्खलन, पृथ्वी का खिसलना या पहाड़ों का खिसलना, बर्फानी तूफान। तो इनमें से कौन सा है जो मौसम संबंधी खतरा है? तो इसका एक करेक्ट ऑप्शन है हमारा लास्ट वाला, बर्फानी तूफान। यहाँ पर मैंने नंबर नहीं डाले हैं सीरीज़ 1 2 3 या फिर भी ABCD, लेकिन वैसे ही 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप इनमें से ही आप अपना जो क्वेश्चन है आंसर उसको गैस कर सकते हैं, है ना, और बता सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे। बर्फानी तूफान हमारा क्या है, मौसम संबंधी खतरा है। चट्टानों का रासायनिक अपक्षयन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? चट्टानों का रासायनिक अपक्षयन निर्भर करता है क्या उच्च तापमान पर, भारी वर्षा पर, तेज हवाओं के प्रभाव पर, या हिम आच्छादन पर? ये हमारा डी ऑप्शन है जो सी के पास पहुंच गया है ना, इसका अकेले मन नहीं लगता, तो ये ऊपर पहुंच गया। तेज हवाओं के प्रभाव पर या हिम आच्छादन पर। तो जो चट्टानों का रासायनिक अपक्षयन होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये करता है भारी वर्षा पर। किस पर करता है? भारी वर्षा पर। भारी वर्षा होने से क्या होता है? चट्टानों का रासायनिक अपक्षयन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आवाज़ की उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है? जो यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी हैं ना, ये सारी की सारी ध्वनि से ही संबंधित हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा है उच्चता मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त होती है। क्या डेसिबल, फोन, हर्ज, या वाट्स मीटर? तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन है डेसिमल। डेसिमल आवाज़ की, ध्वनि की उच्चता मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इकाई है। नेक्स्ट देखेंगे, भूकंपों के संदर्भ में आप जानते हैं जो भूकंप है वो किस में मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से मापा जाता है ना। तो भूकंपों के संदर्भ में अगर रिक्टर स्केल पर 1% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर पूछा है क्या भूकंप तरंगों के आयाम में, यहाँ आयाम और ऊर्जा दो चीज़ें दे रखी हैं, उनमें अच्छे से देखना है आपको। भूकंप तरंगों के आयाम में 2 गुना वृद्धि, या फिर भूकंप तरंगों की ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि। तो ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। ना तो आयाम में 2 गुना वृद्धि और ना ही ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि। भूकंप तरंगों के भूकंप तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि, या फिर भूकंप की तरंगों की ऊर्जा में 2 गुना वृद्धि। यहाँ पर हमारा चौथा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुना वृद्धि। कितनी? यहाँ पर 2 गुना वृद्धि। तो ये बिल्कुल नहीं है, ऊर्जा में नहीं होता बल्कि आयाम में होता है, ये ध्यान रखना आप। अगर रेक्टर स्केल पर 1% की या किसी की वृद्धि हो रही है तो वो आयाम में वृद्धि होगी भूकंप तरंगों के में, ना कि ऊर्जा में। ठीक है, याद रखना। और आयाम में कितनी, 1% पर कितनी वृद्धि दर्शाता है? 10 गुना वृद्धि होना। ठीक है, अच्छे से आगे आपको समझ में। विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो कौन सा प्रदेश है, किस स्थान पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे?
क्या भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश, मानसून प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो बताएं आप इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो लाइव में आने का ना थोड़ा सा बस यही फ़ायदा होता है कि सामने से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। जो एमसीक्यू बेस्ड क्लास है ना वो लाइव में मुझे समझ में आती हैं, बाकी तो वैसे भी हम पढ़ ही सकते हैं। तो विश्व में सबसे बड़े जो पेड़ है ना, बड़े बड़े पेड़, वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, भूमध्य रेखीय प्रदेश में, ना कि सागरीय में। सागरीय में नहीं बल्कि रेखीय में। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? देखो ओजोन दो रूपों में पाई जाती है। एक तो पाई जाती है समताल समताप मंडल के ऊपर, ओजोन की जो पूरी परत है उसमें ओजोन गैस पाई जाती है, और एक सतही यानी कि हमारे धरातल पर जो गैस पाई जाती है ओजोन, वो किससे उत्पन्न होती है? क्या परिवहन क्षेत्रों से, वस्त्र उद्योग से, सीमेंट संयंत्र या रासायनिक उद्योग से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या है? परिवहन क्षेत्र से। परिवहन क्षेत्र से क्या निकलती है? ओजोन, और जो क्या करती है हमारे लिए? नुकसान का काम। आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोरे के घटक कौन से हैं? हमने ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो थ्योरी क्लासेस में पढ़े हैं, और जो थ्योरी क्लासेस आपको पढ़ाई थी उनमें से ही ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाए गए हैं आपको पढ़ाने के लिए। बाकी आप क्या है कि अच्छे से आगे और थोड़े से टफ क्वेश्चन मिल जाएंगे जैसे आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी ये हमारी फर्स्ट क्लास है एमसीक्यू की, तो आपको 3-4 क्लास तो कम से कम मिलेंगी ही मिलेंगी। कम से कम मैं 150-200 क्वेश्चन आपको करा दूंगी, है ना। और बता देना आपको जैसे भी पढ़ना हो, थोड़ा सा मुझे हिंट दे दिया करो कमेंट में भाई, बता दिया करो, अच्छा लगता है ना। एक कमेंट करने में कितना जोर पड़ता है बताओ, बच्चों पे हद की बात है। चलो कोई नहीं, हो सकता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मतलब जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप कमेंट नहीं करते होंगे, जबकि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि मुझे कमेंट के माध्यम से बता दिया करो कि आपको एमसीक्यू बेस्ड पढ़ना है या फिर थ्योरी पढ़ना है, कौन सी यूनिट पढ़ना है, बट आप कुछ बताते नहीं है ना। चलो कोई नहीं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते जाओ फिर। आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन युक्त जो धूम कोरा होता है उसके घटक कौन से हैं? क्या SO2 एवं O3, SO2 एवं NO2, HCHO एवं PAN, या SO2 एवं SPN? तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? HCHO एवं PAN। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये धूम कोहरे के क्या हैं? घटक हैं। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भारत सरकार की जो जलवायु कार्य योजना है उसमें 8 लक्ष्य रखे गए हैं, हमने पीछे पढ़ लिए थे। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है इसके अंदर? क्या वनीकरण, नाभिकीय ऊर्जा, सौर शक्ति, या फिर अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण? तो इसमें से जो नाभिकीय ऊर्जा है वो शामिल नहीं की गई है इन 8 लक्ष्यों में। बाकी वनीकरण, सौर शक्ति और अपशिष्ट से ऊर्जा का रूपांतरण करना ये सब शामिल हैं। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं किसको? जो ज्वालामुखी फटते हैं ना तो वो किस किस को प्रभावित करते हैं? क्या केवल वायुमंडल और जलमंडल को करते हैं, या फिर ये बी वाला है ऊपर पहुंच गया उसके घर में, जलमंडल एवं जैवमंडल को करते हैं, या फिर स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल तीनों को करते हैं, या फिर स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल को करते हैं, है ना। तो जो ज्वालामुखी उद्गार है ये किस किस को प्रभावित करते हैं? देखो स्थल को करेगा, पृथ्वी को तो करेगा ही करेगा, है ना। और जल मंडल, जल में जब वो लावा गिरता है ना तो जल प्रदूषण करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मतलब बहुत उबलता हुआ पानी है। पहली बात तो ये क्या कर देता है, मतलब पानी का तापमान बढ़ा देता है, जिससे कीड़े मकोड़े और या जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो मर जाती हैं। और वायुमंडल को भी करेगा, है ना, इसमें भी क्या करेगा, तापमान को, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बल्कि ये जैव मंडल को कोई मतलब खास नुकसान नहीं पहुंचाता। ये तीनों इसमें आते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है? ऐसा कौन सा प्राकृतिक प्रकोप है जो सबसे ज़्यादा जीवन को नुकसान पहुंचाता है सबसे ज़्यादा? और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो भी इसी की रहती है। जल प्रकोप, भूवैज्ञानिक प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, या फिर भू रासायनिक प्रकोप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? जल मौसमी प्रकोप है। जो बाढ़ आती है ना हमारे देश में, प्राकृतिक प्रकोपों में सबसे ज़्यादा जो मतलब दिक्कत है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है बाढ़ की,
है ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। बाढ़ सबसे ज़्यादा आती है हमारे यहाँ पर, तो जल मौसमी जो प्रकोप है ना, वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा है इनमें से जो नवीकरणीय नहीं है? तो स्वच्छ वायु तो नवीकरणीय का उदाहरण है, उपजाऊ मृदा भी, ताज़ा जल भी, ये सारे के सारे क्या हैं, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो लवण है ना, वो क्या नहीं है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कई बार हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। देखो अभी तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है, वो ज़रूर देख लेना। अगर आप थ्योरी क्लास पूरी पढ़ के और तब यहाँ पर रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा इस यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 10 भी पढ़ेंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है? तो तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, या फिर प्रेसितन एवं वातानुकूलन, या फिर उर्वरक, है ना। ये चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो CFC का स्रोत कौन सा है? क्या तापीय शक्ति संयंत्र से निकलता है CFC, स्वचालित वाहनों से, या फिर प्रेसितन? प्रेसितन का मतलब है फ्रिज वगैरह जो होते हैं, फ्रिज, और यहाँ पर AC, ठीक है। एयर कंडीशनर जो होते हैं, वातानुकूलन, उनको बोलते हैं AC को एयर कंडीशनर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलन, नहीं पता होगा शायद आपको, अब पता कर लेना। तो प्रेसितन, फ्रिज और AC होते हैं ना, वो सबसे बड़ा स्रोत हैं CFC निकलने का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलने का, जो कि जिसके कारण क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा होती है, और उसी के कारण जो ताजमहल का वाइट संगमरमर है, बिल्कुल वो क्या पड़ता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, ठीक है। और जो ओजोन परत है उसमें नुकसान भी सबसे ज़्यादा यही कर रहा है, जो पतली होती जा रही है ओजोन परत की मोटाई, वो इसी के कारण हो रही है, ये भी ध्यान रखना। भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्मी ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता में पूर्ति कर रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा स्थान किसका है? तो जीवाश्मी ईंधन का है। और इसके बाद कौन महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है? क्या सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा? तो हमारा राइट ऑप्शन है, ये है जल ऊर्जा, यानी कि हाइड्रो पावर। इसको भी याद रख लेना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों पूछी जाती है UGC नेट में। जो आपको ठीक लगे ना, जो अच्छे से याद हो, आप उसको करना। हाइड्रो पावर किसको बोलते हैं? जल ऊर्जा को बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, अपना रोल निभाता है। नागोया प्रोटोकॉल हमने पढ़े थे पीछे, सारे प्रोटोकॉल या फिर जो भी अधिवेशन सम्मेलन हुए थे उनके बारे में। किससे संबंधित है ये नागोया प्रोटोकॉल? क्या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ओजोन क्षय से संबंधित है, खतरनाक अपशिष्ट, या फिर जैव विविधता? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जैव विविधता। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। ये एक प्रकार की उपसंधि है, संधि नहीं है, बल्कि जो संधि हुई थी उनको समर्थन देना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? क्या पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, या जल संसाधन मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा, अगर कोई भी आपदा आती है तो इसके मामले कहाँ जाते हैं? गृह मंत्रालय के अंदर जाते हैं, है ना। तो आज के हमारे बस यही क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, कम हैं, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा, मैं इनकी संख्या बढ़ा दूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आने चाहिए, जो लगे कि हाँ आप लाइक कर रहे हो, जो हमारी मेहनत सफल हो रही है ना। तो जल्दी से जल्दी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। धन्यवाद।